हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारा अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण चल रहा है। आज इसका भाग 11 हम पढ़ने वाले हैं। हमारा मोनेरा जगत चल रहा है। सभी को पता है जगत 5 होते हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। इन्हीं जगतों के बारे में हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो मोनेरा जगत में जीवाणु, माइक्रोप्लाज्म और नीले हरे शैवालों को रखा गया है। जीवाणुओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, जीवाणुओं के बारे में हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, उनके लक्षण देख लिए हैं, उनमें कौन से प्रकार का जनन होता है वो देखा हमने। ठीक है, जीवाणु किस किस प्रकार मानव जाति के लिए लाभदायक है, हानिकारक है। तो जीवाणु से हमारे रिलेटेड सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। एक हेडिंग है जो मिस हो गई है, वो आज की हम वीडियो क्लास में पढ़ने वाले हैं और माइक्रोप्लाज्म और हरित लवक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक हेडिंग मैंने आपको बताया था कि जीवाणु हमारे 2 प्रकार के होते हैं, यू बैक्टीरिया होते हैं और आर्की बैक्टीरिया होते हैं। तो यू बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हेडिंग है जो हमें पहले पढ़ लेनी चाहिए थी लेकिन मिस हो गई, तो इसलिए आज ये हेडिंग हम पढ़ लेते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जीवाणु हमारे 2 प्रकार के होते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ लिया था। आर्की बैक्टीरिया के बारे में अब हमें पढ़ना है। आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की मतलब आद्य, आद्य मतलब पुराना। ठीक है, तो ये पुराने प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में पाए जाते हैं, जैसे उच्च ताप, ठीक है, जहाँ पर ताप बहुत ऊंचा होता है, दलदली क्षेत्र, ठीक, यानी ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं। गर्म झरने जहाँ पर जीवन संभव नहीं होता। ठीक है, तो ये ऐसी जगह में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक, तो लिखेंगे हम। आज की हमारी हेडिंग है आर्की बैक्टीरिया। लिखेंगे आर्की बैक्टीरिया सबसे आद्य, आद्य मतलब पुराना, आद्य प्रकार के जीव है जो अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में, जैसे उच्च ताप, दलदली क्षेत्र, गर्म झरने, अति लवणीय क्षेत्र आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सबसे पुराने जीवित जीवाश्म हैं। इन्हें
सबसे पहले कार्ल आर बुज ने सन 1977 में देखा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आर्की बैक्टीरिया के बारे में हो गया कि बहुत ही आद्य प्रकार के जीव हैं जो अत्यंत ही प्रतिकूल वातावरण में पाए जाते हैं। जहाँ पर जीवन संभव नहीं होता वहाँ पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया क्या थे? हमारे सामान्य जीवाणु थे। ठीक है, वो सामान्य वातावरण में पाए जाते थे। पर आर्की बैक्टीरिया ऐसी परिस्थिति में पाए जाते हैं जहाँ पर जीवन संभव नहीं होता। ठीक है, इनके लक्षण हम देख लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। ठीक है, ये भी जीवाणु है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया क्या है? जीवाणु है। तो इनके लक्षण भी हमारे कहते हैं यू बैक्टीरिया से मिलते ही जुलते हैं, बस थोड़ी बहुत फर्क रहेगा इसमें। पहला, ये विशिष्ट प्रकार के जीवाणु हैं जिनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी रहने की क्षमता होती है। ठीक, दूसरा, इनकी कोशिका भित्ति अन्य जीवाणुओं की कोशिका भित्ति से भिन्न होती है। इनकी कोशिका भित्ति अन्य जीवाणुओं की कोशिका भित्ति से भिन्न होती है। इनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता। ठीक, तीसरा हमारा लक्षण है आर्की बैक्टीरिया का, इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, परंतु
इनमें आनुवंशिक पुनर्योजन, इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, है ना। पुनर्योजन पाया जाता है। ठीक, ये 3 हमारे आर्की बैक्टीरिया के लक्षण हैं। बाकी तो लगभग जो लक्षण जो, क्योंकि ये भी जीवाणु है तो वही लक्षण होंगे, पर ये 3 जो हैं जिनको यू बैक्टीरिया से अलग करते हैं। ठीक है, तो आप ये आर्की बैक्टीरिया में अगर 3 लक्षण लिख देंगे तो ये काफ़ी है। ठीक है, अब हम इनके प्रकार देख लेते हैं कि आर्की बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग हम डालेंगे आर्की बैक्टीरिया के प्रकार। ये निम्न प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे जो हमारा पहला होता है हेलोफिल्स। हेलोफिल्स हेलोफिल्स। ठीक है, ये जीवाणु ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर क्षार की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जो आर्की बैक्टीरिया जहाँ पर क्षार की मात्रा अधिक होती है वहाँ पाए जाते तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोफिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ये जीवाणु ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ क्षार की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ये जीवाणु ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारी क्षार की मात्रा अधिक होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेलोफिल्स बोलते हैं। दूसरा हमारा है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स ठीक है, थर्मो एसिडोफिल्स ये जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, जैसे गर्म झरने, मतलब उच्च ताप में ये जीवाणु पाए जाते हैं। जैसे हमारा गर्म झरने हो गया, ठीक है, बर्फीले क्षेत्र हो गए, तो जो जीवाणु इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। तो लिखेंगे ये जीवाणु उच्च ताप, जहाँ पर ताप 80 से 100 डिग्री के ऊपर होता है। ये जीवाणु उच्च ताप बर्फीले क्षेत्र आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक, तीसरा है हमारा मिथेनोजन।
मेथेनोजेंस। ठीक है, ये दलदली, ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, दलदली क्षेत्र हो गए हमारा जानवरों के अपशिष्ट, ठीक है, जैसे गाय भैंस के आंत में, ठीक है, इनके गोबर में, ठीक, इनके गोबर से मैथेनो गैस का निर्माण करना। तो ये इस तरह के मतलब दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो लेकिन ये जीवाणु दलदली स्थानों तथा गाय व भैंस की आंत में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनके जो, इसलिए जो गाय भैंस का गोबर होता है तो उसको जब हम लोग पाथ कर सुखा लेते हैं तो वो जलती हैं, तो इन्हीं की वजह से जलती हैं। तो वो लोग उसमें से क्या निकलता है, मैथेनो, ठीक है, मैथेनो गैस निकलती है, जिसकी वजह से ये इनके जो हम लोग गोबर को क्या बोलते हैं, गांव में कंडी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको जब हम पाथ लेते हैं और जलाते हैं तो इसी की वजह से उनमें से आग निकलती है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, गैस, मैथेनो गैस पाई जाती है। ठीक, तो ये हमारे 3 प्रकार के आर्की बैक्टीरिया हैं। हेलोफिल्स, ऐसे जीवाणु जो हमारे जहाँ पर क्षार की मात्रा मतलब बहुत अति लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स, ये जीवाणु उच्च ताप बर्फीले क्षेत्र आदि में पाए जाते हैं। मैथेनोजन, ये दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आर्की बैक्टीरिया। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोप्लाज्म के बारे में। देखिए, माइक्रोप्लाज्म जगत मोनेरा में जीवाणुओं को माइक्रोप्लाज्म और नीले हरे शैवालों को रखा गया है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोप्लाज्मा। ठीक, ये जगत मोनेरा में रखे गए हैं। तो क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, क्योंकि जगत मोनेरा में किन को रखा गया, किन जीवों को रखा गया, जो प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, कोशिका हमारी 2 प्रकार की होती है, हमने पढ़ चुका है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक होती है और यूकैरियोटिक होती है। तो जो जगत मोनेरा में जिन जीवों को रखा गया है वो कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं और एक कोशिकीय हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय नहीं है, एक कोशिकीय है। इनके जो कहते हैं, जो कोशिका का संगठन है वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक टाइप का है। ठीक है, इनका जो शारीरिक संगठन है वो क्या है, एक कोशिकीय है। तो जो जगत मोनेरा के जीव हैं तो इनकी भी यही लक्षण है कि ये प्रोकैरियोटिक है और एक कोशिकीय होते हैं। माइक्रोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। ठीक, इसमें हम लिख लेंगे माइक्रोप्लाज्मा सबसे सरल तथा सबसे सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। ठीक, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इनमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, इनकी खोज फ्रांस के
वैज्ञानिक नोकार्ड व रॉक्स ने सन 1898 में की थी। ठीक है, और इन्हें प्लूरोनिमोनिया सदृश जीव, ठीक, यानी PPLO जिसका फुल फॉर्म होता है आपका, ये याद रखिएगा, PPLO का फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन्हें प्लूरोनिमोनिया सदृश जीव कहा जाता है, किसको? माइक्रोप्लाज्म को, ठीक है। अगर हम माइक्रोप्लाज्म के लक्षण की बात करें, हेडिंग डाल लेते हैं पहले हम, माइक्रोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण, ठीक है। तो माइक्रोप्लाज्मा के समान लक्षण, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे छोटी जीवित कोशिका है। ये प्रश्न भी पूछता है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका का क्या नाम है, तो माइक्रोप्लाज्म। तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो सबसे छोटी जीवित कोशिका है उसका क्या नाम है? माइक्रोप्लाज्म, ठीक है। ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं, ठीक। इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, मतलब ये बिना, अगर ऑक्सीजन है तो ठीक है, नहीं तो ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। इनका आकार है वो बदलता रहता है, इसलिए इन्हें पादप जगत का जोकर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो आकार है वो एक नहीं रहता, वो बदलता रहता है, ठीक। इसे हम PPLC कहते हैं। अभी मैंने बताया आपको, PPLC का फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो लिखेंगे हम, सबसे पहला जो इसका लक्षण क्या है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक। दूसरा, पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे छोटी जीवित कोशिका है, ठीक। तीसरा, ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं, ठीक। चौथा, ये अपना आकार बदलते रहते हैं
बदलते रहते हैं, इसलिए इन्हें पादप जगत का जोकर कहते हैं। ठीक। 5वां, ये परजीवी पैरासाइट, ये परजीवी या मृतोपजीवी सैप्रोसाइट, ये परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। 6, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो इनका कोशिका द्रव्य लाइपोप्रोटीन झिल्ली से घिरा होता है। ठीक। 7वां हम देखेंगे, इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 8वां, इनका आकार 100 से 500 nm तक होता है। इन्हें जीवाणु फिल्टर से छाना नहीं जा सकता। इन्हें मतलब छाना नहीं जा सकता। जो जीवाणु फिल्टर करते हैं उनसे इन्हें छाना, इन्हें इतने ये छोटे होते हैं, इन्हें जीवाणु फिल्टर से छाना नहीं जा सकता। ठीक है, ये आपके माइक्रोप्लाज्म के लक्षण हो गए। ठीक। अब इनसे हम संबंधित रोग के देख लेते हैं कि माइक्रोप्लाज्म से जंतुओं में कौन कौन से रोग होते हैं और पादपों में कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक। तो पहले हम जंतुओं का रोग देख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम, माइक्रोप्लाज्मा से संबंधित रोग। तो पहले हम मनुष्यों के रोग देख लेते हैं। जंतुओं के रोग। हेडिंग मिस हो गई। मनुष्यों में रोग। ठीक है, इनमें जो माइक्रोप्लाज्म जो जनन होता है, ये हम ठीक है, आप लक्षण में लिख लीजिएगा। इनमें जो जनन होता है वो विखंडन और मुकुलन। ठीक है, इनमें 2 प्रकार का जनन होता है, विखंडन होता है और मुकुलन होता है। तो हम मनुष्यों में रोग देख लेते हैं। मनुष्यों में जो रोग होता है, इनमें जो एक होता है टैनिनलाइटिस रोग होता है। टॉनिनलाइटिस ठीक है, ये मनुष्यों का रोग है। हमारे जो मुंह के अंदर आपने देखा होगा, यहाँ बीच गले में एक कहते हैं छोटी सी संरचना,
ठीक है। जीभ के जब आखिरी में हम देखते हैं तो छोटी सी संरचना पाई जाती है, ठीक है, जिसके बगल में दो दीवारें, ठीक है, जिसके बगल में दो दीवारें होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओविला कहते हैं, ठीक है, पाई जाती है, जिसे हम टॉन्सिल, ठीक, उन दीवारों को क्या हम लोग बोलते हैं, ओविला बोलते हैं, पाई जाती है, और जिसे हम टॉन्सिल कहते हैं। जब ये टॉन्सिल, जब ये माइक्रोप्लाज्मा की वजह से इनमें संक्रमण हो जाता है तो ये क्या होते हैं, फूल जाते हैं, और जब हम कुछ खाते हैं पीते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है, ठीक है। तो जब हम गर्म पानी से गरारा कर लेते हैं, जब हमारे गले में दर्द होने लगता है, खासकर जब जुकाम हमें होती है, आपने देखा होगा, तब हमारे क्या होते हैं, जो टॉन्सिल्स है क्या होते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें माइक्रोप्लाज्मा का संक्रमण हो जाता है। और हम कहते हैं कि गर्म पानी पी लीजिए, ठीक है, गर्म पानी और नमक से गरारा कर लीजिए तो इनमें आराम मिल जाता है। तो इसी को हम लोग टॉन्सिलाइटिस रोग बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे मुख गुहा के अंदर होता है, ठीक। तो इसमें मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि हमारे मुख गुहा के अंदर जो छोटी सी जीभ की संरचना, ठीक है, इनके द्वारा जो हमारा जो टॉन्सिल होता है उसमें संक्रमण हो जाता है, और संक्रमण होने से टॉन्सिल क्या होते हैं, फूल जाते हैं, ठीक। फूलने के बाद जब हम कुछ खाते पीते हैं तो इनमें बहुत दर्द होता है। चलिए लिख ही लेती हूँ, लिख देती हूँ, टाइनोलाइटिस, देखेंगे ये हमारे मुख गुहा के अंदर एक जीभ जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे टॉन्सिल कहते हैं, जिसे टॉन्सिल कहते हैं। जब इनमें संक्रमण हो जाता है माइक्रोप्लाज्मा की वजह से, जब इनमें संक्रमण हो जाता है तो ये फूल जाती है, और जब हम कुछ खाते पीते हैं तो दर्द होता है, ठीक है। लेकिन जब हम गर्म पानी, नमक गर्म पानी से गरारा कर लेते हैं तो हमें इनमें आराम मिल जाता है, ठीक है। दूसरा, जंतुओं में कौन से रोग होते हैं माइक्रोप्लाज्मा की वजह से? जंतुओं में माइक्रोप्लाज्मा की वजह से जननांग शोथ, ठीक है, इनके जननांगों को क्या होता है, सूजन आ जाती है, ठीक। तो लिखेंगे पशुओं में जननांग शोथ, मतलब जननांगों में सूजन आना। शोथ जैसे रोग माइकोप्लाज्मा के द्वारा होते हैं, ठीक। पादपों में होने वाले रोग देख लेते हैं।
ठीक है, तो पादपों में बैगन का लघु पर्ण, बैगन का लघु पर्ण रोग, ठीक। फली वाले पादपों में, फली वाले पादपों में विचेज ब्रूम तथा पपीते का गुच्छित रोग, जो हमारे पपीते खराब हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं, उसी ये माइक्रोप्लाज्म की वजह से होता है। पपीते का गुच्छित रोग, ये आदि रोग हैं जो पादपों में माइक्रोप्लाज्म की वजह से होते हैं। ठीक है, तो आपका ये माइक्रोप्लाज्मी खत्म हो गया। ठीक, माइक्रोप्लाज्म के हमने लक्षण देख लिए। ठीक है, और माइक्रोप्लाज्म से होने वाले मनुष्यों का रोग और जंतुओं में रोग और पादपों के रोग भी देख लिए। तो ये हमारा जो हम कहते हेडिंग था वो खत्म हो गया था। अब हम पढ़ेंगे नीले हरे शैवालों के बारे में। ठीक है, नीले हरे शैवालों को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। नील हरित शैवाल, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये स्वयंपोषी होते हैं। ये प्रकार स्वपोषी प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, इनकी लगभग 1500 जातियां जल में, ठीक है, अति लवणीय, कुछ समुद्रीय, वायु, मिट्टी, बर्फ आदि स्थानों में पाई जाती हैं। ये यू बैक्टीरिया यानी सत्य बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। ये आर्की बैक्टीरिया नहीं होते, ये यू बैक्टीरिया होते हैं, यानी सत्य बैक्टीरिया के अंदर। यू बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? सत्य बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ये सत्य बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। उनकी लगभग 1500 जातियां पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? जल में, ठीक है, यानी समुद्री जल में भी पाए जाते हैं और अलवणीय में भी पाए जाते हैं, वायु में, मिट्टी में, बर्फ में, सभी स्थानों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर इनके हम लक्षण देखते हैं। ये प्रकाश स्वपोषी प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनकी लगभग 1500 जातियां जल यानी दोनों ही प्रकार के जल में, जल स्वच्छ जल में भी और खारे जल में भी, वायु, मिट्टी, बर्फ आदि स्थानों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनके लक्षण देख लें। ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल के सामान्य लक्षण।
है। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी, इंग्लिश में ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, तो इनका हम लक्षण देख लेते हैं। पहला लक्षण, ये एक कोशिकीय, ये एक कोशिकीय तंतु में रचना होती है। ठीक है, इनका जो रंग है, मतलब फाइकोसाइनिन वर्णक के कारण जो इनका रंग होता है वो नीला हरा होता है। ठीक है, इनकी कोशिका का रंग, इनकी कोशिकाओं का रंग फाइकोसाइनिन नामक वर्णक के कारण नीला हरा होता है। इनमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, फाइकोसाइनिन। ठीक है, इनमें कुछ मात्रा पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल, पर्णहरिम, पाइकोरिन एवं कैरोटीन की उपस्थित होती है। ठीक है, पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, इनमें पर्णहरिम पाया जाता है, कुछ मात्रा पर्णहरिम का होता है, इसीलिए क्या होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। दूसरा, ये अचल होते हैं। ठीक है, ये चल नहीं सकते। ठीक, ये अचल होते हैं। इनमें कसाब का अभाव होता है, तीसरा, ट्राइकोडेस्मियम इरीथ्रियम नामक ब्लू ग्रीन यानी नीले हरे ब्लू ग्रीन एल्गी की उपस्थिति के कारण समुद्र का रंग लाल होता है। ठीक, चौथा, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में
सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरे शैवाल के लक्षण हो गए। अब इनका हम महत्व भी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवालों का महत्व। ठीक, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, पहला लिखेंगे इसमें हम, जल में इनकी मात्रा। अगर जल में इनकी मात्रा अधिक हो रही है तो ये किसका सूचक होता है? प्रदूषण का, यानी जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। जल में इनकी मात्रा अधिक होने पर ये प्रदूषण सूचक के रूप में सहायक होते हैं। सहायक होते हैं। ठीक, दूसरा, कुछ नील हरे शैवाल जैसे ऑसिलेटोरिया विषैले पदार्थ के निर्माण में सक्षम होते हैं। ठीक, तीसरा, कुछ नील हरे शैवाल जैसे स्पाइरुलिना व साइटोनिमा में अधिक मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होता है, जिसकी वजह से इनका उपयोग भोजन के रूप में होता है। ठीक, चौथा, अनेक नील हरे शैवाल दूसरे जीवों के साथ सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है,
तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक, यानी ये डायरेक्ट वायुमंडल की नाइट्रोजन का अपघटन करते हैं। स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ठीक, अगला है 5वां, ये तीव्र गति से अलैंगिक जनन, ये तीव्र गति से अलैंगिक जनन करने के कारण कुछ ही घंटों में पूरे खेत में फैल जाते हैं तथा इनमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है। अतः ये खाद के रूप में बहुउपयोगी हैं। खाद के रूप में बहुत उपयोगी है। ठीक, छठा है मछली, मेढक, घोंघे आदि पोषण हेतु इन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हुआ, नीले हरे शैवाल के आपके कुछ महत्व हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो है जगत मुनीरा आज से खत्म हो गया। ठीक है, जगत मुनीरा में हमने जीवाणु के बारे में पढ़ा, माइक्रोप्लाज्मा और नीले हरे शैवाल। जगत मुनीरा में इन्हीं तीनों को रखा गया है, सबसे अधिक जीवाणुओं को। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट जगत पढ़ेंगे वो हमारा होगा प्रोटिस्टा। जगत मुनीरा से हमारा जो तीनों जीव, जो जगत मुनीरा में तीन जीवों को रखा गया था, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा और नीले हरे शैवाल। तो आज से हमारा जो जगत मुनीरा है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम जगत प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। ठीक, अगर कोई भी हेडिंग नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय।